A very good morning, dear students. Today, start a new topic. This topic name the cell organs, such as माइटोकॉन्ड्रिया. आज हम बेसिकली जो पढ़ने जा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया पे पढ़ेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे. दिस ऑर्गेन इज मस्ट एंड वेरी important टॉपिक. दिस कंटेंट ऑफ सेल ऑर्गेन्स. सो हमको ये अच्छे से समझना है और इसको पढ़ना है. माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी सोर्स है कोशिका का. कैसे है वो हम जानेंगे. ओके. पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने डिफरेंस जाना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में. लेकिन हमने ये जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो सेल ऑर्गेन को नहीं रखती, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेन पाए जाते हैं जो कि कुछ दोहरे आवरण डुअल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल लेयर या एकल झिल्ली की होते हैं. इस तरीके की जो ऑर्गेन्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर वीज तथा उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर उनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन. जो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स होते हैं उनको हम लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड वैक्यूल्स में रखते हैं. जबकि डुअल मेम्ब्रेन दोहरे आवरण के जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं जो सेल एनवलप के अंदर पाए जाते हैं तथा साइटोप्लाज्म के में रहते हैं, इस तरीके के जो सेल ऑर्गेन होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. इस तरीके से हमको कोशिका के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी, जब हम माइक्रोस्कोपी की सहायता लेके उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको दो तरीके के सेल ऑर्गेन प्राप्त होते हैं जिनको हम सिंगल लेयर और डुअल मेम्ब्रेन के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं. तो हम ये जानेंगे कि कोशिका को एनर्जी किस तरीके से मिलती है तथा कोशिका को एनर्जी किस तरीके से प्राप्त होगी और वह किस फॉर्म में प्राप्त होगी. तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें कोशिका ऑर्गेन पढ़ने पड़ेंगे. कोशिका ऑर्गेन के अंदर ही कुछ ऐसे रासायनिक, एनाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, कुछ घट रही होंगी जिसके कारण वो एनर्जी का स्रोत बनी हुई है. और ये जो एनर्जी है वही हमारी बॉडी को बनाने के तथा उसे चलाने के लिए पर्याप्त है. जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कार्य एनर्जी के विदाउट नहीं हो सकता तथा एनर्जी को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते, एंड भी नहीं कर सकते. केवल और केवल एनर्जी को एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनको जानना हमें कंपलसरी हो जाता है जब हम साइंस को पढ़ते हैं. छोटी छोटी बातों को जान के हम अच्छे साइंस को पढ़ सकते हैं और अच्छा हमें इंटरेस्ट आ सकता है. ओके. तो हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि डुअल मेम्ब्रेन है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है. और इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम अपने विस्तार से इसको जानने की कोशिश करेंगे. ओके. स्टार्ट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह एक ग्रीक वर्ड है. इट्स मीन लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. यह एक धागे नुमा संरचना है तथा इसको सर्वप्रथम द फर्स्ट शो ऑफ कालिकर 1850 insect
मसल्स में देखा गया था। इसकी जो डिस्कवरी है वो फ्लेमिंग और अल्टमान नामक वैज्ञानिकों ने की है, तथा जो नेक्स्ट वैज्ञानिक बेंडा नाम के हुए, इन्होंने इसका नाम 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इस तरीके से इसकी जो हिस्ट्री है वो तैयार हुई। दिस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, it is dual membrane structure of mitochondria. This structure of ultrastructure of mitochondria. Mitochondria is divided by two unit of membranes separated by perimitochondrial space. This space is 6 to 10 nanometer. Outer membrane and inner membrane. Outer membrane is smooth and inner membrane is present a crusty. Crusty is a finger-like structures and present a F1 particles. This particles oxysomes. यहाँ जो क्रिस्टी होते हैं, इन क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल्स से पाया जाता है। यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पूर्ण होने पर होता है। ठीक है, तथा इसी के साथ यहाँ पर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, और इस मैट्रिक्स पर क्या होता है, यह क्रेब्स साइकिल चलती है, जो कि एक आवश्यक एंजाइम पर आधारित होती हैं। यहाँ पर कई प्रकार के एंजाइम्स क्रिया में भाग लेते हैं और ये साइकिल को पूर्ण कर ऊर्जा बनाने में सहायक होते हैं। मैट्रिक्स में ही 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, तथा डीएनए भी पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं मेन रोल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम अ एटीपी फ्रॉम द सेल। अ एक्वस लिक्विड मटेरियल कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एक तरल पदार्थ होता है जो एक्वस होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। प्रेजेंट अ सेल्फ डीएनए होता है इसके अंदर, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ओके, इस तरीके की इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जिनमें जैसे कोई जीव है जो वस्तु को खाता है, उसमें अधिकांश जो मटेरियल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। तो इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी प्राप्त होती है जिस रूप में, उसको एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। सेकंड है, और यह जो एनर्जी है वो केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड होती है। नेक्स्ट है द माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी इज यूज्ड इन मसल्स। जो मसल्स होती हैं हमारी, और जो एनर्जी हमको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है मसल्स के मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उसको चलाने व फिराने के लिए जो भी हमको एनर्जी चाहिए वो हमको कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। यहाँ पर क्या होता है, साइड में अमीनो एसिड का सिंथेसिस की रिएक्शन भी कंप्लीट होती है, एंड फैट का ऑक्सीडेशन भी होता है। श्वसन के समय माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बाहर निकालती भी है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल द पावर हाउस एंड स्टोरेज बैटरीज इन सेल्स। ओके, इसको बैटरी और पावर हाउस भी हम
कहते हैं। थैंक यू। ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट